गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने समर वेकेशन के बाद नया चैप्टर शुरू किया था, प्रेमचंद के फटे जूते। 6 चैप्टर का इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था कि चैप्टर के बारे में बता दिया था। आज हम करेंगे चैप्टर की रीडिंग। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद होते हैं फीते, लेसेस बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब होता है बिल्कुल बुरे तरीके से, तरतीब होता है करीने से, तरीके से, सलीके से। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पथरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। ये क्या है? ये प्रेमचंद जी की वेशभूषा है, ड्रेसिंग सेंस, कि उन्होंने वो कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है। चेहरे पर मूछें हैं और टोपी पहन रखी है, कुर्ता धोती पहना हुआ है। कैनवास एक तरह का प्लास्टिक होता है, कैनवास के जूते पहने हैं। उनके फीते उल्टे पुल्टे बांधे हुए हैं, क्योंकि उनके फीतों के जितने जूतों के जो फीते होते हैं ना, लेसेस होते हैं, उनके किनारों पे ना लोहे की पतली सी पट्टी लगी होती है। उसकी वजह से ना वो छेद में से आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन ये ना इन जूतों की वो पत्ती जो है वो टूट चुकी है। इस वजह से जो फीते हैं वो किसी छेद में डले हैं, किसी में नहीं, तो वो बेतरतीब मतलब बुरे तरीके से बंधे हुए हैं। और उस वजह से जूते जो हैं वो बड़े बेतरतीब से लग रहे हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। दाहिना मतलब राइट जो उनका लेग है, दाहिना जो पैर है उसका जूता ठीक है। दाहिना मीन्स राइट, तो वो जूता तो ठीक है, मगर बायां यानी लेफ्ट जो पैर है, बायां जो पैर है उसके जूते में एक छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। लेखक कहता है कि वो स्टार्टिंग में लेखक ने कहा है कि फोटो खिंचवाने गए हैं पत्नी के साथ। तो लेखक कहता है अगर फोटो खिंचवाते समय ये पोशाक है तो फिर बिना नॉर्मल लाइफ में इसकी पोशाक कैसे होगी। अर्थात जब व्यक्ति फोटो खिंचवाने लगता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। अगर कोई चीज उसके पास नहीं है तो वो एक बार किसी की मांग भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा आपके स्टूडेंट लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों के स्कूल में ग्रुप फोटो होती है ना, तो जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, मोस्टली क्या होता है 2-3 स्टूडेंट टाई लगाना भूल जाते हैं। हालांकि स्कूल से मैसेज होता है कि कल आपकी ग्रुप फोटो नहीं है और आप अपना ड्रेस अच्छे से ड्रेसअप होकर आएंगे और फुल यूनिफॉर्म में आएंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और टाई लगाना या बेल्ट भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ अदर सेक्शन के बच्चों की लेकर उनको एक बार प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो लेखक कहता है कि अगर फोटो खिंचवाते समय उनका जूता फटा हुआ है तो एक बार वो किसी का मांग सकते थे या धोती से उसको ढक सकते थे। लेकिन वो कहते कि अगर फोटो के समय उनके पास ये चीजें हैं पहनने के लिए तो नॉर्मल लाइफ में उसकी पोशाक कैसे होगी। फिर वो कहते हैं नहीं, इस व्यक्ति के पास तो अलग अलग पोशाकों का सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। मेरे साहित्यिक पुरखे होते हैं पूर्वज, पिता के पिता, दादा के भी पिता, परदादा। साहित्यिक पुरखे मतलब यहाँ पे ये पूर्वज क्या है, ये जो लेखक है ना, ये भी हिंदी के लेखक हैं और प्रेमचंद इनसे भी पहले हुए हैं। तो जो पहले होते हैं वो क्या है, पूर्वज यानी बड़े जो रिश्तेदार। जैसे पिता के जो पिता होते हैं वो दादा और दादा के जो पिता हुए वो परदादा। तो वो जो ब्लड रिलेशन में होता है, ये साहित्यिक रिलेशन में लेखन के रिश्ते में कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे अर्थात मेरे
जो बड़े आप साहित्य के क्षेत्र में जो आप मेरे बड़े हो, आप तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में एक क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। वो कहते कि अब धोती को खींच के थोड़ा नीचे कर लेते, वो जूता ढक जाता, पैर वो फटे हुए जूते से निकली उंगली ना दिखती, या किसी से मांग कर भी पहन सकते थे कुछ समय के लिए। लेकिन तुम इतने बेपरवाह होकर फोटो खिंचवा रहे हो कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारे यहाँ फोटो देते देते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते भी मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इतर चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। लेखक यहाँ पे व्यंग्य कर रहा है कि तुम अपनी इस कमी को छुपा सकते थे, फोटो मत खिंचवाते अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े या अच्छे जूते नहीं थे, और खिंचवाने की मजबूरी भी थी तो क्या था कि तुम उसको छुपा सकते थे, किसी से मांग सकते थे। कहते कि लोग आजकल तो मांग कर कपड़े पहन के ना शादी भी वर दिखाई होता है, दूल्हा लड़के को दिखाना, कि लोग तो विवाह जैसा कार्य कराते हैं मांग कर कपड़े पहनकर, और लोगों मोटर मांगकर, दूसरे के व्हीकल मांगकर, दूसरे की गाड़ी मांगकर बारात निकाल लेते हैं। तो तुम क्या ये नहीं बात जानते थे कि फोटो में ड्रेसिंग सेंस का कितना महत्व है? तुम दिखावा नहीं कर सकते थे। टोपी, फिर वो लेखक कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी मुस्कान में एक व्यंग्य छिपा हुआ है वो पता चल गया, और वो व्यंग्य क्या है कि मैं दिखावा नहीं करता, मुझे दिखावा करना नहीं आता, और उस दिखावे के चक्कर में आज का मनुष्य जो है वो कितना बदल गया है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। टोपी कहाँ पहन जाती है? सिर पर। सिर किसका प्रतीक है? सम्मान का। पैर किस चीज का प्रतीक होते हैं? पैर जो होता है ना उसको हम नीची दृष्टि से देखते हैं। कहीं जाते हैं तो चप्पल, मंदिर है या पवित्र स्थान होता है तो वहां हम चप्पल उतार कर जाते हैं, टोपी उतार कर नहीं जाते। टोपी तो बल्कि पहनी जाती है, गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर ढका जाता है। तो इसलिए टोपी जो है उसकी वैल्यू, उसका सम्मान ज्यादा है, लेकिन उसकी कीमत कम है। जूतों की कीमत, जूते जो है वो महंगे होते हैं, टोपी जो होती है वो सस्ती होती है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब जूते का जो पहनने का स्थान है ना वो तो नीचे है, टोपी का सम्मान बहुत है, टोपी सिर पे पहनी जाती है, लेकिन कीमत हमेशा जूते की ज्यादा रही है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूतों पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक कहता है कि ये सारी जो ये पैरा है ना, टोपी और जूतों की तुलना, ये क्या बताने की कोशिश की है लेखक ने कि आज सम्मान इस चीज का नहीं है, सम्मान व्यक्ति की जगह का नहीं है कि तुम कितने बड़े लेखक हो। सम्मान आज दिखावे का है। तुमने फटे हुए जूते में फोटो खिंचवाई तो तुम्हारा सम्मान कम हो गया। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। तो इन लाइनों में लेखक व्यंग्य करना चाहता है कि तुम्हारे लिए मायने क्या रखता है अपना व्यक्तित्व, अपना लेखन, लेकिन लोगों के लिए क्या मायने रखता है? दिखावा। बाकी चैप्टर हम कल करेंगे। धन्यवाद।